नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम MPCDSR सॉफ्टवेयर में CDR मॉड्यूल के फॉर्म 4B यानी पोस्ट नियोनेटल डेथ रिव्यू देखेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन क्रेडेंशियल और कैप्चा दर्ज करके पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक वेलकम मैसेज आएगा। ऊपरी बाएं कोने पर CDR मेन्यू है। इस मेन्यू में हम फॉर्म 4 फैसिलिटी बेस्ड रिव्यू पर जाते हैं। फॉर्म 4 के अंतर्गत फॉर्म 4B है, जो नवजात शिशु मृत्यु के बाद की समीक्षा है। हम फॉर्म 4B पर क्लिक करेंगे। यह हमें उन सभी केसेस के लिए एक लाइन लिस्ट देगा जहां उम्र 29 दिन से 5 साल के बीच है। इसलिए सभी केसेस जो नोटिफिकेशन फॉर्म के माध्यम से दर्ज किए गए हैं, उन्हें ऑटो फिल्टर किया जाएगा। केवल 29 दिनों से 5 वर्ष के बीच के केसेस को फॉर्म 4B में लाइन लिस्ट यानी सूचीबद्ध किया जाता है। फॉर्म 4B में डिटेल्स दर्ज करने के लिए हम अंतिम कॉलम पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह है। हम इस प्लस चिन्ह पर क्लिक करते हैं, फॉर्म खुल जाएगा। इसमें कई सेक्शंस हैं। हम सबसे पहले FBCDR नंबर डालेंगे, जो फैसिलिटी में कोई भी नंबर हो सकता है जिसे मृत केसेस के सामने रखा जाता है। हम फैसिलिटी का नाम डालते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नोटिफिकेशन फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशंस अपने आप आ जाएंगी। अनिवार्य फील्ड्स को रेड एस्टेरिस्क चिन्ह के साथ हाईलाइट किया गया है, इसलिए हमें यह सभी जानकारी अनिवार्य रूप से भरनी है। बाकी जानकारी अगर हमारे पास है तो हम उसे भर सकते हैं, अन्यथा उन फील्ड्स को छोड़ सकते हैं। सभी डेट्स और टाइम फील्ड्स को बहुत सावधानी से भरने की आवश्यकता है। इसके अलावा एडमिशन के समय मुख्य शिकायतों के सेक्शंस भी हैं। इसमें ड्रॉप डाउन फील्ड्स के साथ कई विकल्प हैं। डिफॉल्ट रूप से सभी फील्ड्स का उत्तर नो यानी नहीं है। जहां भी हम उत्तर बदलना चाहते हैं, हम यस पर क्लिक कर सकते हैं। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसे डाल सकते हैं और फिर इसे सेव कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण हिस्ट्री में इस फील्ड के उत्तर के रूप में एक से अधिक ऑप्शंस ऐड किए जा सकते हैं। इसलिए हम टीकाकरण संबंधित इतिहास में एक से अधिक विकल्प जोड़ सकते हैं। एक बार जब हम ये कर लेते हैं तो हमें डेटा को सेव करने और अगले सेक्शन पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। सेक्शन B एडमिशन और की गई जांच की स्थिति के बारे में है। हमें मृत रोगी के संबंध में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसे चुनना होगा और फिर दोबारा जांच में डिफॉल्ट रूप से कई फील्ड्स के उत्तर नो हैं, लेकिन हम इसे यस में बदल सकते हैं, अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं और फिर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। सेक्शन C में रेफरल विवरण के बारे में एक प्रश्न है। डिफॉल्ट रूप से रिस्पॉन्स नो है, लेकिन यदि हम यस यानी हां चुनते हैं तो कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। हम उस जानकारी का चयन कर सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं। सेक्शन D उपचार विवरण के बारे में बात करता है। यहां कई विकल्प दिए गए हैं। सभी फील्ड्स में ड्रॉप डाउन ऑप्शंस हैं। यहां पर नो आ रहा है, लेकिन जो भी जानकारी लागू हो उसे हम चुन सकते हैं। हम वो बदलाव कर सकते हैं और संबंधित जानकारी डाल सकते हैं। यदि कुछ अतिरिक्त जानकारी आवश्यक हो तो हम उसे भी भर सकते हैं। इसके बाद हम इस डेटा को सेव करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम अंतिम सेक्शन पर पहुंचते हैं, जो सेक्शन E है, जहां फाइनल डायग्नोसिस को पंच करने की आवश्यकता है। इसलिए संबंधित विकल्प का हमें चयन करना है और संबंधित जानकारी डालनी है। प्रोबेबल डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ, इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ और फाइनल डायग्नोसिस के लिए 3 फील्ड्स हैं। इन सभी 3 क्षेत्रों में ICD-10 क्लासिफिकेशन के अनुसार ऑप्शंस हैं और इन सभी 3 फील्ड्स में एक से अधिक चयन किए जा सकते हैं। इसलिए हम इन फील्ड्स में मृत्यु के एक से अधिक कारणों का चयन कर सकते हैं। हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार हम जानकारी का चयन कर सकते हैं।
एक बार जब हमने सब कुछ चुन लिया तो अंत में हमें पूरे फॉर्म की जांच करनी चाहिए और सेव पर क्लिक करना चाहिए। कॉन्फर्मेशन मैसेज आएगा। इसका मतलब है कि फॉर्म 4B की डिटेल्स इस केस के लिए सेव हो गई हैं। अब हम दाहिने कॉलम पर देख सकते हैं कि जहां एक प्लस साइन था, अब वहां एक एडिट बटन आ रहा है और एक व्यू बटन आ रहा है। एडिट बटन रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए है। हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर्म एडिटेबल मोड में खुल जाएगा। हम चेंजेस कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। यदि हम इसे केवल देखना चाहते हैं तो हम इस फॉर्म को देखने के लिए आई आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम फॉर्म 4B में इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए और सीखने के लिए आपका धन्यवाद।